दोस्तों नमस्कार। राजनीति की नब्ज को पकड़ना चाहते हैं तो मौजूदा वक्त में इस देश में महिला पहलवानों को लेकर जितने सवाल खुले तौर पर अलग अलग क्षेत्रों से उठने लगे हैं, उसने पहली बार यह संकेत खुले तौर पर दिया है कि दरअसल राजनीति का चक्का घूमने लगा है। और इस तेजी से यह चक्का घूम रहा है कि सत्ता को भी इसका एहसास था नहीं कि इस तेजी से सवाल उठने लगेंगे और कमोवेश हर क्षेत्र के भीतर से कोई दूसरा सवाल नहीं खड़ा करेगा, बल्कि अपने क्षेत्र के प्रोफेशनल्स ही क्यों ना हो, खिलाड़ियों की एक लंबी कतार ही क्यों ना हो, सिविल सोसाइटी से जुड़े लोग ही क्यों ना हो, और बीजेपी के भीतर भी खास तौर से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली, यहां के भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के भीतर ऐसे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब उनके पास भी नहीं है। जो पढ़ा लिखा तबका है वो इस बात से भौचक है कि नाबालिग के साथ जो हुआ और उसके पिता ने जो एफआईआर दर्ज कराई, उसको पढ़ते वक्त तो आंखें नम हो जाती हैं और गुस्सा पूरे शरीर में घुमड़ने लगता है। लेकिन बावजूद इसके सरकार चुप क्यों है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है? हम उस पूरी की पूरी एफआईआर की रिपोर्ट जो नाबालिग के पिता ने लिखाई है, आज हम आपको पढ़कर जरूर सुनाएंगे। लेकिन उसके बाद का सवाल है कि अभी तक यह माना जा रहा था कि 2024 को लेकर इस देश के भीतर का जो अंडर करंट है वो चुनाव दर चुनाव उफनकर सामने आएगा और चुनाव की जीत हार तय करेगी। लेकिन झटके में ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले पर सरकार ने जो रवैया अपनाया है, उसने एक झटके में चुनाव तक को दरकिनार कर दिया। और इस देश के भीतर जो सवाल अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं, उसमें कानून का सवाल है, उसमें गवर्नेंस का सवाल है, उसमें बाहुबली सांसद को लेकर सवाल है, उसमें जातीय समीकरण बैठाते हुए राजनीति को साधना और दूसरी तरफ न्याय की गुहार लगाती हुई बच्चियों की अनदेखी कर देना, यह भी एक सवाल है। और ये सारे सवाल समाज के भीतर के हैं, और समाज के भीतर से जब सवाल निकलने लगे और बिना चुनाव के हुए निकलने लगे, यानी चुनाव तो अभी दूर हैं, लेकिन बावजूद उसके अगर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए अलग अलग मुद्दों के दायरे में हर कोई यह कहने से चूक नहीं रहा है कि जो हो रहा है वो गलत है, तो इसके मतलब और इसके परिणाम शायद राजनीति के उस चक्के के घूमते हुए परिस्थितियों को आज पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिएगा। क्योंकि उस कतार को जरा एक एक करके अगर समझेंगे खिलाड़ियों की फहरिस्त में, तो आपके जहन में आएगा कि ओलंपिक गोल्ड जीतने वाला अभिनव बिंद्रा क्यों ना हो, नीरज चोपड़ा क्यों ना हो, कपिल देव जो कप्तान थे 1983 के वर्ल्ड कप चैंपियन के, वो और उनकी पूरी टीम क्यों ना हो, इरफान पठान जो बॉलर है वो क्यों ना हो, वीरेंद्र सहवाग क्यों ना हो, सुनील छेत्री जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं वह क्यों ना हो, हरभजन सिंह, अनिल कुंबले, बॉक्सर विजेंद्र, ये एक लंबी कतार है। लेकिन इन सब के बीच जो बड़े सवाल हैं उसमें किसान साथ खड़े हैं, मजदूर साथ खड़ा है, इस देश की आधी आबादी और महिलाओं के बीच जो सवाल हैं वह भी साथ खड़ी हैं, इस देश के प्रोफेशनल्स जो ये मानकर चलते हैं कि कुछ गड़बड़ी होगी तो निदान होगा कानून के तहत, लेकिन वह भी भौचक हैं, देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। और उनके जरिए जो सवाल एक के बाद एक निकल कर आ रहे हैं, दरअसल इसी की नब्ज को क्या अमेरिका में बैठे राहुल गांधी ने पकड़ लिया है, और वो जान समझ रहे हैं कि दरअसल ये अंडर करंट आने वाले वक्त में क्या गुल खिला सकता है। क्योंकि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है चुनाव को लेकर जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़ का या तेलंगाना का जिक्र किया जाए। जिक्र तो इस बात का है कि समाज के भीतर महिलाओं को न्याय दिलाना और यौन शोषण के खिलाफ जो परिस्थितियां एक सांसद को लेकर बनी है, उस पर सरकार की मौन स्वीकृति कैसे हो सकती है। और हरियाणा के भीतर खास तौर से राजनीतिक तौर पर बीजेपी में इस बात को लेकर हड़कंप है कि हम कब तक चुप रहेंगे। साक्षी मलिक ये रोहतक से आती हैं, विनेश फोगाट ये चरखी दादरी से आती हैं, बजरंग पूनिया ये झज्जर से आते हैं, अलग अलग जगहों पर फैले हुए, और खास तौर से दिल्ली, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, पंजाब और हरियाणा, इन 5 जगहों की राजनीतिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। और बीजेपी इन जगहों पर इससे पहले के चुनाव में जीत हासिल कर चुकी है, अगर एक सिर्फ पंजाब को छोड़ दें तो।
वेस्टर्न यूपी पर उसका कब्जा, दिल्ली पर उसका कब्जा, राजस्थान पर उसका कब्जा, हरियाणा पर उसका कब्जा, पंजाब में उसने 3 सीटें जीती थी। लेकिन अब अंडर करंट अगर समूचे देश के भीतर फैल रहा है तो समझना होगा अब कांग्रेस के जरिए उस नब्ज को भी, जो राजनीतिक तौर पर चीजों को इस दिशा में परिवर्तित करने की स्थिति में लाकर खड़े हो रहे हैं। और राहुल गांधी ने कल वाशिंगटन में जब प्रेस के साथ संवाद के भीतर इस बात का जिक्र किया कि भारत में अंडर करंट मोदी सत्ता के खिलाफ है और 2024 के चुनाव परिणाम वह नहीं होंगे जो मोदी सोच रहे हैं, तो यह कोई छोटी स्थिति नहीं है। क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के साथ राज्यों का जिक्र करते थे। पहली बार 2024 को लेकर वह भी अंडर करंट के जरिए उन्होंने जो जवाब दिया वहां पर, हमें लगता है पहले आप उसको सुनिए, बड़ा छोटा सा हिस्सा है। I think the Congress party will do very well in the next election. I think it will surprise people because I think there is a hidden undercurrent building, and I think will surprise people. And I'm not entirely convinced about this idea that Mr. Narendra Modi is going to win the 24 elections. I think it's not as simple as people make out. If you just do the math, a united opposition will defeat the BJP on its own without any, electoral math. इस अंडर करंट का मतलब क्या है? इस अंडर करंट का मतलब है कि इस देश के भीतर के तमाम सिविल सोसाइटी, इस देश के भीतर के तमाम नौकरशाह, इस देश के भीतर संस्थानों से जुड़े हुए लोग, इस देश के भीतर का किसान और मजदूर, इस देश के भीतर के युवा और इस देश के भीतर की लड़कियां और महिलाएं, अगर उनके भीतर सवाल है और वो खामोश हैं, इसको लेकर अंडरकरंट 2024 की दिशा में अगर चला जाता है तो फिर बीजेपी के सामने यह सवाल होगा कि बचेगा कौन। पंकजा मुंडे ने भी सवाल खड़े किए, जो बीजेपी की नेता है, गोपीनाथ मुंडे की बेटी है। बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी भी कुछ सवालों को खड़ा कर रही है। और हरियाणा के भीतर चले जाइए या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर बीजेपी के नेताओं को टटोलिए, उनके भीतर भी ऐसे ही सवाल हैं, ये क्या हो रहा है और इस तरीके से सरकार बृजभूषण शरण सिंह को कैसे बचा सकती है। लेकिन अगला सवाल यह है कि जो एफआईआर की कॉपी है, दरअसल उसने एक ऐसा बवाल इस देश के भीतर में खड़ा कर दिया है जो लोगों की रूह को हिला रहा है। क्योंकि विनेश फोगाट ने एक तरफ अपने एफआईआर में इस बात की जानकारी दी कि दरअसल 21 महीने पहले जब वो प्रधानमंत्री से मिली थी, उस वक्त उन्होंने जानकारी दे दी थी कि दरअसल क्या कुछ होता है, क्या कुछ हो रहा है। और एफआईआर में जो शब्द दर्ज हैं उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री का जिक्र किया है। विनेश फोगाट ने एफआईआर में लिखाया कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरे और बाकी महिला खिलाड़ियों के साथ बार बार होने वाले यौन, भावनात्मक, शारीरिक शोषण के बारे में बताया, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री ने मुझे आश्वस्त किया कि ऐसी शिकायतों को खेल मंत्रालय द्वारा देखा जाएगा और मुझे जल्द ही खेल मंत्रालय से फोन आएगा। लेकिन वो फोन आज तक नहीं आया। जंतर मंतर पर बैठे पहली बार जनवरी के महीने में, तब भी फोन नहीं आया। उसके बाद अप्रैल में बैठे, तब भी फोन नहीं आया। सिर्फ कमेटियों का जिक्र था और रिपोर्ट का जिक्र था जो कि खिलाड़ियों के ही खिलाफ थी। लेकिन दिल्ली जैसी जगह पर या पढ़े लिखे लोग जो इस समाज के भीतर जानते समझते हैं कि दरअसल नाबालिग के साथ यौन शोषण की परिस्थिति क्या होती है, तो ऐसे में हमें लगता है कि एक क्षण के लिए हम इस देश की राजनीति को आपके सामने लेकर आएं। उससे पहले एक पिता ने अपनी बेटी को लेकर जो एफआईआर दर्ज कराई है उसे जानना चाहिए, क्योंकि यह पॉक्सको के तहत है और जिसमें बार बार इस बात का जिक्र है कि हम जांच कर रहे हैं और गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अगर इस एफआईआर को आप सुन लीजिएगा तो आपके जहन में सवाल होगा, क्या ऐसी स्थिति थी कि जहां पर रेप भी हो सकता था? ऐसी स्थिति आ गई थी, उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही है। यह कौन सी परिस्थिति है? क्योंकि उस नाबालिग पहलवान के पिता जो हैं, उन्होंने बहुत साफ तौर पर उसमें जो एफआईआर कॉपी में लिखाया है कि बेटी ने एशियन चैंपियनशिप में 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता।
16 साल की उम्र में झारखंड के रांची में नेशनल गेम्स में जूनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता और यहीं पर उनकी बेटी के साथ फोटो लेने के लिए बृजभूषण ने जबरन उसे अपने पास खींचा, उसे अपने बाहों में इतने कसकर जगड़ा कि वह खुद को छुड़ाने के लिए हिल तक नहीं पाई और फोटो लेने के बहाने बृजभूषण ने उसे जकड़ा और अपने हाथ और कंधे के नीचे उसे ले लिया। यह एक नाबालिग के पिता बतला रहे हैं, ये कहते हुए कि मेरी बेटी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। इस दौर में हालांकि पुलिस ने यह भी चलाया और अलग अलग जगहों पर चल गया, वो नाबालिग नहीं थी, जबकि एशियन गेम्स, उम्र 16 बरस, सारी जानकारी पिता ने दी एफआईआर की कॉपी में। और उसमें लिखा जो है एफआईआर में, बृजभूषण ने नाबालिग से कहा तुम मुझे सपोर्ट करो और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, जबकि पहलवान जो नाबालिग थी उसने कहा मैं अपने बलबूते यहां तक आई हूं और मेहनत करके आगे तक जाऊंगी। बृजभूषण ने कहा एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल जल्द होने वाले हैं, कॉपरेट नहीं किया तो खामियाजा ट्रायल्स में भुगतना पड़ेगा। और बृजभूषण ने नाबालिग पहलवान को कमरे में बुलाया। नाबालिग पहलवान प्रेशर में थी कि उसका कैरियर बृजभूषण बर्बाद ना कर दे, इसीलिए वह मिलने चली गई और वहां पहुंचते ही बृजभूषण ने अपनी तरफ खींचा और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। यानी नाबालिग के साथ यह क्या बलात्कार की स्थिति नहीं पैदा हो रही है? ऐसी परिस्थिति और ऐसे बीच में एक पिता जब एफआईआर की कॉपी में इन शब्दों का जिक्र कर रहा है तो बावजूद इसके पुलिस को इसके बाद भी जांच करनी है। कोई कानून, पॉक्सो कानून के नियम कायदे को अगर पढ़िएगा तो उसकी कोई, आपको उसमें कोई ऐसा हिस्सा नहीं मिलेगा जिसमें पुलिस को जांच करनी पड़े इन आरोपों के बाद भी। और उसके बाद एफआईआर की कॉपी का अगला पैरा देखिए, नाबालिग पहलवान इससे पहले पूरी तरह सहम गई और किसी तरह खुद को बृजभूषण के चंगुल से छुड़ाया और कमरे से बाहर भाग निकली। और 2022 के मई के महीने में एशियन चैंपियनशिप का जब ट्रायल शुरू हुआ, जहां बृजभूषण के कहे के मुताबिक नाबालिग पहलवान के साथ भेदभाव किया। यह भेदभाव क्या था? यह भेदभाव था कि इसी ट्रायल में एक और बात हुई कि ट्रायल के दौरान एथलीट के स्टेट का, यानी जिस राज्य से आती है एथलीट, वहां का रेफरी और मैट चेयरमैन जो होता है, दोनों उस जगह के नहीं होने चाहिए। लेकिन जब ट्रायल लिया जा रहा था तो नाबालिग पहलवान के ट्रायल के दौरान उसे दिल्ली के पहलवान के साथ लड़ाया गया, जिसमें रेफरी और मैट दोनों दिल्ली से थे, जो नियमों का खुला उल्लंघन था। दूसरी बात होती है कि जब ट्रायल हो रहा होता है तो उसको कैमरे पर शूट किया जाता है कि कल को ऐसा ना हो कि किसी को अपने हिसाब से बाहर कर दे। तो बृजभूषण अपने हिसाब से बाहर नहीं कर सकते अगर कैमरे पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन कैमरे से भी छेड़छाड़ आगे उस एफआईआर की कॉपी में है। नाबालिग पहलवान ने वहीं पर इसका विरोध किया जो रेफरी और मैट को लेकर था। इस पर उसे दो टूक कहा गया, खेलना होगा अन्यथा मुकाबले के दूसरे एथलीट को वॉकओवर यानी विजेता घोषित कर दिया जाएगा। और नाबालिग पहलवान के मैच के वक्त जो रिकॉर्डिंग की जा रही थी, स्विच ऑन और स्विच ऑफ, वो लगातार किया जाने लगा जिससे वीडियो में गड़बड़ी हो सके, और ये हो गया। ये सब बृजभूषण के कहने पर किया गया क्योंकि मेरी बेटी ने उसके यौन इच्छा पूर्ति करने से इनकार कर दिया था। इससे ज्यादा विभत्स स्थिति क्या हो सकती है? और 2022 में जब नाबालिग पहलवान लखनऊ ट्रायल्स में प्रैक्टिस कर रही थी तो बृजभूषण फिर उसके पास आया और बृजभूषण ने उसे पर्सनली मिलने को कहा। नाबालिग पहलवान ने कहा कि बार बार इस तरीके से परेशान ना करे। और दरअसल ये 2022 के दौर में जो जानकारी निकल कर आई, ये जो महिला पहलवान जो बैठी जंतर मंतर पर, इन्होंने जब ऐसी स्थिति देखी कि एक नाबालिग पहलवान के साथ ऐसा हो रहा है जिसका पूरा कैरियर बर्बाद किया जा रहा है और जिसके साथ इस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, तो इस देश के भीतर तो कोई निकल नहीं पाएगा। इसीलिए एक न्याय मिलना चाहिए, इसको लेकर भी ये महिला पहलवानों ने आंदोलन की शक्ल में अपने आप को लाकर खड़ा कर दिया। और ये सारी बातें खाप और पंचायतों के बीच कही गई। 3-4 सवाल इस दौर में बड़े हो गए जब ये जानकारी फैलने लगी, और ये फैलते फैलते इस देश के तमाम पढ़े लिखे लोग हों,
प्रोफेशनल्स के तौर पर उनकी मौजूदगी हो, शहरों में रहने वाले लोग हों, खाप पंचायत के लोग हों, या फिर 1983 की क्रिकेट टीम और उसके अलावे जो पूरे खिलाड़ियों की फहरिस्त है जो निकल कर आई और कहने लगी है कि यह सब ठीक नहीं हो रहा है, न्याय इन लड़कियों को मिलना चाहिए। यहीं से यह बात निकली कि अंडर करंट सामान्य तौर पर होता नहीं और अंडर करंट कभी भी अपने आप को बतलाता नहीं है कि हम अंडर करंट हैं। लेकिन यह सब अगर बिना किसी चुनाव के समाज के भीतर से यह सवाल उठने लगे हैं तो यह अंडर करंट अभी से सतह पर आने लगा है। और अगर सतह पर आने लगा है और ऐसी परिस्थिति है तो एक क्षण के लिए यह समझिए कि राहुल गांधी जिन बात का जिक्र कर रहे हैं, अमेरिका के भीतर बैठकर और वाशिंगटन में जिस अंडर करंट का वो जिक्र कर रहे हैं, उनको इस बात की जानकारी है कि दरअसल सिर्फ बीजेपी को कांग्रेस को सामने खड़े करके हराना भर है, इसमें विपक्ष की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर कांग्रेस और बीजेपी टकराए और कांग्रेस अपने बूते ही बीजेपी को पराजित कर दे तो फिर उसके बाद बीजेपी सत्ता में लौट नहीं पाएगी। क्योंकि अगर आप आंकड़ों के लिहाज से भी समझना चाहें कि जिस अंडर करंट का वो जिक्र अब कर रहे हैं और अंडर करंट अगर सत्ता पर 2024 तक वोट की शक्ल में आ गया तो यह भी समझिए कि इस देश की 190 सीटें हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने टकराती है, कोई दूसरा नहीं रहता है। इस 190 सीटों में से 175 सीट बीजेपी ने जीती, कांग्रेस ने सिर्फ 15% सीट जीती, यानी 92% बीजेपी का है और सिर्फ 7.9% कांग्रेस का है। यानी इन्हीं सीटों पर अगर कांग्रेस पराजित कर देती है और एक मैसेज इस देश में बड़ा हो जाता है, जिसका प्रयास अपने तौर पर राहुल गांधी भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन प्रयास से हटकर पहली बार कुछ सवाल ऐसे जन्म ले चुके हैं जिसमें लोग अब सवाल करने लगे हैं और लोग ये प्रयास करने लगे हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है तो इसके बाद दूसरा सवाल यह भी है कि कांग्रेस ऐसे में क्यों बार बार विपक्ष की दिशा से हटकर अपने आप को मजबूत करना चाहती है। यह इसलिए भी समझिए कि कांग्रेस जहां जहां बीजेपी से नहीं बल्कि अदर्स से टकराती है, वो 71 सीटें हैं देश की, 71 सीट पर बीजेपी वर्सेस अदर्स यानी अपोजिशंस होता है और उसमें से 71 में से 37 सीट कांग्रेस जीतती है और अदर्स 34 सीट जीतती है, यानी 52% कांग्रेस के हिस्से में, 47.9% अदर्स के हिस्से में। यहां पर कांग्रेस 50 प्लस में आकर खड़ी हो गई, लेकिन जब बीजेपी से टकराती है तो वह लगभग 7-8% ही जीत पाती है। यह परिस्थिति, और बीजेपी जब अदर्स यानी विपक्ष से टकराती है माइनस कांग्रेस, 185 सीट ऐसी है, लेकिन वहां पर विपक्ष टक्कर जीत देते हुए 57 सीट जीत पाता है, 128 सीट बीजेपी जीत जाती है, यानी लगभग 69-70% बीजेपी जीतती है और 30% अपने तौर पर अदर्स जीतते हैं। मैसेज क्या है? मैसेज बहुत साफ है कि जिस अंडर करंट का जिक्र कांग्रेस अपने तौर पर या राहुल गांधी अपने तौर पर कर रहे हैं, उनके जहन में बड़ा साफ है कि जो 190 सीटें हैं वहां कांग्रेस को अपर हैंड में आना है। और जो राज्यों का जिक्र हम कर रहे हैं जहां पर इस मामले ने तूल पकड़ा है और लोगों के भीतर सवाल है, उसमें दिल्ली की 7 सीट है, उसमें वेस्टर्न यूपी की 20 सीटें हैं, उसमें राजस्थान की सभी सीटें हैं, उसमें हरियाणा की सभी सीटें हैं, उसमें पंजाब की 3 सीटें हैं। इन जगहों पर अगर सीधे तौर पर कांग्रेस मात देने की स्थिति में आती है तो एक झटके में बीजेपी का बहुमत से बहुत नीचे आ जाना तय हो जाता है, बिना इसके कि महाराष्ट्र में क्या होगा और बिहार में क्या होगा और कर्नाटक में क्या होगा। इनसे हटकर यहां जो होना है हो जाए, लेकिन इन सवालों ने पहली बार इस देश के भीतर की राजनीति को जो हवा दी है, यह सामान्य तौर पर चुनाव के वक्त होता था, लेकिन जितना लंबा यह खिंच रहा है और प्रधानमंत्री को जानकारी अगर विनेश फोगाट ने 2021 में दी और उसके बाद से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्होंने जानकारी दी 17 अगस्त 2021 को, जो उन्होंने एफआईआर में लिखा है अपनी कॉपी में, तो 21 महीने तक भी प्रधानमंत्री खामोश रहे। और अगर प्रधानमंत्री खामोश रहे तो उसके बाद जनवरी के महीने से जब से आंदोलन हो रहे हैं तब से देश के गृहमंत्री खामोश रहे।
उस समय से प्रधानमंत्री ने ध्यान नहीं दिया, और ध्यान दीजिए तो बीजेपी नहीं बल्कि समूची बीजेपी की राजनीति इन्हीं दो शख्स में सिमटी हुई है, और इस देश के भीतर सवाल इन्हीं दोनों को लेकर है। तो क्या राजनीति इस दिशा में जा रही है, या राजनीति का चक्का इस तेजी से घूम रहा है कि बीजेपी के भीतर अपने ही नेताओं को लेकर सवाल है कि गवर्नेंस के ये तौर तरीके ज्यादा दिन और खींचे तो बर्दाश्त नहीं हो पाएंगे, और शायद इसीलिए 9 तारीख का अल्टीमेटम आज खाप पंचायत ने दिया और कहा 9 तारीख तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो देश भर में आंदोलन की शुरुआत होगी। दोबारा जंतर मंतर पर आएंगे और बैठेंगे और इस देश की राजनीति को घुटनों के बल लेकर आएंगे। किस तरीके से जो कुछ दर्ज हुआ है वो कानून के तहत होना चाहिए, और जब इस देश के तमाम प्रतिष्ठित और मेडल जीतने वाले और इस देश का तमगा दिलाने वाले खिलाड़ी साथ खड़े हैं तो फिर इन खिलाड़ियों की हिम्मत बढ़ी हुई है या बढ़ चुकी है, या उनका मनोबल दोबारा से संघर्ष करने पर उतारू है। और इसीलिए मुजफ्फरनगर और उसके बाद कुरुक्षेत्र की आज खाप पंचायतों के जरिए जो बात निकल कर आई, जिसके शब्द यही हैं कि खिलाड़ियों को झुकना नहीं है, संघर्ष करते रहना है, ठीक उसी तरीके से जब वो मेडल जीतने के लिए संघर्ष करती है। और साक्षी मलिक ने तो ओलंपिक में आखिरी क्षणों में संघर्ष कर कर जीता था, जब उनको एक झटके में बुला लिया गया था खेलने के लिए। तो इस संघर्ष को आपको राजनीति को भी परास्त करना है, जो राजनीति आपको न्याय ना दिला सके। यह कोई राजनीतिक मूवमेंट नहीं है, बिना चुनाव के मूवमेंट है, लेकिन अंडर करंट पहली बार इस रूप में सतह पर आकर खड़ा है, जो सीधे सीधे सत्ता को थ्रेट कर रहा है कि आपका रास्ता सही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।